कैसे पता चलता है? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्डिनरी लॉ। कल एक अंबेडकर का थ्योरी बताया गया था, प्राइमरी लॉ है और ये हो गया उसका सेकेंडरी या उसका डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये लॉ नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्राइमरी, फंडामेंटल, बेसिक लॉ, ये पॉलिटिकल सिस्टम के प्रिंसिपल्स नॉर्मली बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टेल्स अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स on which a political system has to be based. That is why it is called as fundamental law. Fine. And constitutions normally do not give detail. Only India's constitution is a lengthiest constitution, and then the trend for detailed constitutions emerged. So this detailing and other things, they are considered to be not exactly the ordinary law, but for example, if you talk about US, fine, what are the fundamental principles of US Constitution? Separation of powers. तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया। ब्रिटिश सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉ आया, जैसे सपोज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है या इसको डेरिवेटिव है? ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मान लो नॉर्मल सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट विल गो बाय सिंपल वोट, जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि सिंपल मेजॉरिटी की जगह स्पेशल मेजॉरिटी से जब वोट कॉन्फिडेंस पास होगा तभी गवर्नमेंट जाएगी, तो यहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। लेकिन अगर यहां पर है, मान लो कार्बन टैक्स लगाना है, तो क्या कार्बन टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने का कुछ है? तो वो क्या है? वो ऑर्डिनरी लॉ है। तो अब हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट। What happened by Constitutional Reform Act? They created Supreme Court. Now, earlier, what was the highest court there? House of Lords used to be the highest court. So, this is creating an institution. तो ये क्या हो गया? Will it be a constitutional law or ordinary law? Constitutional law. अब हम इंडिया से ही समझ सकते हैं। ठीक है, इंडिया में 99th अमेंडमेंट था। ठीक है, विच प्रपोज्ड कि नाउ एनजेएसी विल बी क्रिएटेड। तो इज इट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम? ठीक है, क्यों? इट इज रिप्लेसिंग द अर्लियर सिस्टम, प्रेसिडेंट, कंसल्टिंग, सीजेआई। इसमें तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। लेकिन इसी एक्ट में यह था कि इसका कॉम्पोजिशन, इसकी वर्किंग, इसका प्रोसीजर विल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ। तो ये प्रिंसिपल से लिंक्ड नहीं है, ये वर्किंग से लिंक्ड है। ओके, तो जब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग
ये जिस जो बनाया जाएगा तो इसमें इसको देखा जाएगा, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो ये ऑर्डिनरी लॉ हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जहां वेयर एवर यू फाइंड गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड नथिंग ओवर एंड अबव, अगर हम एनजेएसी एक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है, उससे ऊपर कुछ और सिस्टम नहीं है, तो वो फंडामेंटल हो गया। अगर कोई चीज उस चीज पर बेस्ड है, ठीक है, अगर हमको उससे लेके कहीं और किसी और लॉ से आ रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑर्डिनरी लॉ। नाउ इट इज क्लियर। मतलब कोई अमेंडमेंट बिल आता है या फिर, तो उसमें मेंशन नहीं होता, जैसे इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मेंशन होता है, वहां पे नॉर्मल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन बिल सेम फिर अलग अलग। अब इतना ऐसे डिटेल आई डू नॉट नो, बट मे बी उनको कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये है, सिंपल ये समझो, इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अमेंडेड इन द सिमिलर वे ऑर्डिनरी लॉज आर पास्ड। अब इतना टेक्निकल नहीं पता है कि वो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो सिंपल समझो, ऐसा बिल दैट डील्स विथ फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस। सपोज एक बिल आए विच सेज दैट, ठीक है, अब कन्वेंशंस तो पर्सनल भी हो सकता है, जैसे फैमिली, मैरिज, वो भी कन्वेंशन है। तो अब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस are needed for what? Because they act as a flesh and blood to the constitution. ठीक है? Now what is a constitution? Constitution is a skeleton. ठीक है? Constitution as a skeleton मतलब क्या? Constitutions are primarily meant to give you basic principles. अगर हम basic principles दे रहे हैं तो वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। डिफरेंस कब समझ में आएगा? थ्योरेटिकली, व्हेन यू विल डू हॉब्स। हॉब्स एक फिलोसोफर है जिसने लॉ की डेफिनेशन दी है, आगे जाके ग्रैनविल ऑस्टिन, नॉट ग्रैनविल ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। तो लॉ की डेफिनेशन क्या है? बाइंडिंग। उसका एक फेमस स्टेटमेंट है, कवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। तो ये बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब इट विल बी इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड मीन्स इफ someone doesn't observe, that person will be punished. So idea of law is binding because the element of punishment is there. But if tradition are broken, there can be social sanctions, but there are no sanctions in the law, क्योंकि law has to be clear, मतलब law has to be vocal, law has to be clear, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना ट्रेडिशन। और फिर डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है? व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम? लॉ इज द सोर्स। सोर्स ऑफ लॉ इज सॉवरेन। जो स्टेट बनाता है, जो सरकार बनाती है, वो लॉ है। ये हो सकता है कि हमने ट्रेडिशन को ही लॉ मान लिया और जरूरी नहीं समझा कि हम उसको कोडिफाई करें। जैसे मान लो मुस्लिम पर्सनल लॉ स्टेट ने तो नहीं बनाया, ठीक है, तो वो तो ट्रेडिशन है, लेकिन स्टेट कह रही है कि जब तक हम लॉ नहीं बना रहे तब तक हम इसको लॉ का दर्जा दे रहे हैं। तब लॉ का दर्जा दे दिया तो इसको अगर वायलेट कर रहे हो तो फिर लीगल प्रोसीजर तो है ही। लेकिन इंडियन स्टेट ने नहीं लिखा है। जैसे आपने कहा नेशनल एंथम के बाद, हाँ, जरूरी नहीं, मतलब कहीं लिखा नहीं है, मेंशन कहीं नहीं किया कन्वेंशन में कि आपको खड़ा ही होना है जब ये सन करेंगे या कुछ भी करेंगे उसको। तो उसके बाद आपने कहा कि ये लिखा नहीं है कहीं, लेकिन ये तो रूल्स में मेंशन किया गया नेशनल एंथम में कि आपको अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एंथम के कॉन्टेक्स्ट में
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बाइंडिंग इन्होंने, जैसे सुप्रीम कोर्ट, वो तो फ्लैग कोड है, एंथम कोड तो नहीं है कोई। वी हैव एंथम कोड, फ्लैग कोड है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जब भी ये बजेगा तो सबको खड़ा होना है, उसके खिलाफ सबकी, दिस इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव के बाई रूल्स हो सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसे रूल्स हैं तो दैट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज हाउ द बिजनेस विल बी ऑपरेटेड, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल। नाउ इट इज स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। ठीक है, और कुछ बाकी सब कॉन्फिडेंट है कल को लेके? यस, Yesterday you said that please come with the question from the basic. दैट वी विल वंस द लेक्चर से कोई डाउट क्या? 13 में बताया गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बताया गया है। हाँ, मतलब तुम्हें वो डिफरेंस नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, और कोई बाकी कल वाले लेक्चर से कुछ नहीं? हाँ, Ma'am, yesterday I asked one question and you give a very brief about the constitution. वो तो अलग टॉपिक ही है ना, अभी बीच में नहीं घुसना है उसमें। पहले यही नहीं पता चल रहा है तुम लोगों को ऑर्डिनरी लॉ क्या है, तो बड़ी बड़ी बातें तो बाद में कर सकते हैं। और कुछ नहीं, तो एक इनका क्वेश्चन है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो उसको पहले कर लेते हैं। तो एक ऐसे नोट करके लिखो, नोट करके यू कैन राइट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी? ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज सिंपल मेजॉरिटी। फाइन, तो जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, it is on its heel all the time because government can go very easily by a motion of vote of no confidence and it requires simple majority only. ठीक है, तो simple majority means to do something when you require just 50% plus 1 of the members present and voting। ठीक है, तो वो सिंपलेस्ट मेजॉरिटी हो गया, बट एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी अ कोरम इन द हाउस। फाइन, सपोज राज्यसभा 250 members, कोरम इज 1/10, 25 members, तो 25 members are present, okay, and 10 are participating। कोरम चाहिए टू कंडक्ट द मीटिंग, 10 आर पार्टिसिपेटिंग, तो बिल कितने में पास हो सकता है? 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 5 + 1 मिलकर के। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी यू कैन राइट, देखो राइट, simple majority is 50% plus 1 of the members present and voting। फाइन, तो बजट एंड ऑल बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स सब ऐसे ही पास होते हैं।
तो अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मेजोरिटी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजोरिटी। प्रेजेंट उनका मन, अभी इतने सारे लोग हैं लेकिन कुछ ही लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या सबसे कहेंगे पूछो? ठीक है, तो भाई जिसकी इच्छा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके पास, नॉट स्पीकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया। अब लिखो इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मीन्स 50% प्लस 1 of the effective strength of the house. बता रहे, पहले लिख लो। I am happy to look at the curiosity. That's good thing. Can you repeat? 50% of the effective strength हो गया। effective strength का मतलब होता है the total strength minus vacancies, not absence। जो परमानेंट, जैसे हाउस में कई सीट्स खाली हैं, वहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं, तो वो वैकेंसीज हो गई। ठीक है, तो 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ वेयर वैकेंट सीट्स को हटा करके, सपोज 545 इन लोकसभा, 40 सीट्स आर वैकेंट, तो 545, तो ये 505 हो गई। ठीक है, तो उसका 50% प्लस 1। तो दिस इज लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर। ठीक है, स्पीकर इज रिमूव्ड बाय इफेक्टिव स्ट्रेंथ। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कुछ और, एब्सोल्यूट या स्पेशल, जबकि ये है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये इफेक्टिव समझ में आ गया, वैकेंसी हटा देते हैं। नेक्स्ट इज राइट स्पेशल मेजोरिटी। तो हाउ टू डिफाइन स्पेशल मेजोरिटी? ठीक है, तो लिखो राइट which is neither simple नहीं तो क्या है? स्पेशल। कौन सी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? स्पेशल। तो which is neither simple comma nor effective। We can talk about one more majority, that is absolute majority, but absolute majority is not mentioned in the constitution. We will discuss later on. So which is neither simple comma nor effective, or and also not absolute majority, and also not absolute majority is a special majority. तो कुछ चीजों को एक्सक्लूजन से समझाना पड़ता है। ठीक है, जैसे तुमसे पूछा जाए विच बिल इज ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट अ अमेंडमेंट बिल नॉर अ मनी बिल, इज अ ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो अब ये अपने हो गया कि special majority is which is neither simple nor effective nor absolute। ठीक है, तो अब लिखो in the constitution 3 types of special majorities are mentioned। 3 types of special majority are mentioned। लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 249, 312। 249 पहले समझ लो, बाद में फंडामेंट उसमें करेंगे फेडरलिज्म में। 249 is राज्यसभा passes a resolution
ठीक है, एंड गिव इफेक्ट, तो उसको अभी छोड़ते हैं। तो 249 में व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट, बाय व्हाट मेजॉरिटी अ रेजोल्यूशन विल बी पास्ड। ठीक है, तो 2 इसमें ये है, लिखो राइट, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टू 249 या 312 में एक ही चीज है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब डिफरेंस क्या है स्पेशल और इसमें, उसमें क्या है 1/2, 50% ऑफ द मेंबर्स, ये कौन सा है 2/3। इज दिस क्लियर? ओके, अब सेकेंड टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज इन आर्टिकल 368, 75 भी कह सकते हैं। तो बात देखिए, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती है? अब मैं शायरी छोड़ के श्लोक बोलूंगी भैया, देश में रहना है। फिर संस्कृत बेहतर करते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज है, आ गया समझ में, ये भी स्पेशल है जो दिया है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 368 it is meant for amendment of the constitution. So for that, 2 conditions have to be fulfilled simultaneously. Fine. First condition is amendment will be passed. पहले बस सुन लो, तो वैसे ही हम लोगों को करना है। When a bill gets a majority which is 50% of the total strength of the house as well as 2/3 of the members present and voting. तो in fact 50% of the total strength of house, इसका मतलब है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी तो मेंशन्ड है ना? तो जो ये क्या हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट सिंपली एब्सोल्यूट। सिंपली एब्सोल्यूट होती तो इट वुड हैव बीन जस्ट 50% of the total strength of the house, but it is 50%. 2 conditions have to be fulfilled simultaneously, means it is not so easy to amend the constitution, and in certain cases you also require ratification by at least half of the states. So it is given under 368, तो डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब टफेस्ट है। वो कौन सी है? आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या चाहिए? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 61, 2/3 of the total strength of the house. ये toughest majority है। ठीक है, it means president is also quite protected. Okay, so these are different types of majority. So what is a special? Which is not effective, absolute and simple. Okay, तो अब एक हमेशा ये याद रखो, जैसे 368 वाली है, ये डिफिकल्ट है। तो प्रेसिडेंट के लिए तो एक स्पेशल किया है, लेकिन अगर हम देखेंगे रिमूवल ऑफ जजेस, तो रिमूवल ऑफ जजेस के लिए यही वाली है जो 368 में अदरवाइज अमेंडमेंट के लिए है। तो रिमूवल ऑफ जजेस इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। ठीक है, यहां पे ऐसे छोड़ दो, ऐसे कुछ नहीं, बस इतना, यू हैव अंडरस्टूड द मेजॉरिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए हाईएस्ट टफेस्ट मेजॉरिटी चाहिए। वो क्या है? नॉट जस्ट 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, रादर 2/3, 75% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
जस्ट कभी जैसे कंफ्यूजन हो प्रेसिडेंट और जज में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज के लिए, तो हाई कोर्ट जज के लिए उतनी ही मेजॉरिटी लगेगी जिस मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होता है, ये हम बता रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? जज को कैसे रिमूव करना है, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? जो मेजॉरिटी अमेंडमेंट के लिए चाहिए। कोई क्या चाहिए? तो अमेंडमेंट के लिए मेजॉरिटी तो हम लोग अभी करेंगे ही। तो टोटल 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। रिमूव नहीं कर रहे हैं, अगर रिमूव करते तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ लिखा होता। यस क्या 3/4 नहीं है? किसमें 3/4 है? इन्होंने कैलकुलेट किया, मेरा मैथ ओके 66%। द ब्लेम गोज टू हर। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं करनी, पहले जो है वो जानिए। अब ये सब चीजें हो गई ना खत्म। हाँ तुम्हारी थिंकिंग से कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है भाई। आप उससे पहले हमने क्या बताया? गलत मेंशन है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में गलत मेंशन है। और सुनो 61 स्पीकर का कौन सा है आर्टिकल? चलो एनीवे छोड़ दो बात में। 93 तो खैर उस पे टाइम नहीं अपने को वेस्ट करना है। अब एक चीज और समझते हैं फिर आगे जाते हैं, ठीक है। यू नो व्हाट इज अ बिल? यू डोंट नो बिल? चूहा देखा है? हा? कहाँ रहता है? और फिर कैसे कह सकते हो आई डोंट नो द बिल? विच बिल? यू कुड हैव आस्क्ड विच बिल आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है ओके। तो बिल तो पता है, और चूहा भी काटता है, बिल से भी जेब कटती है, मनी बिल है, काफी सिमिलैरिटी है। लेकिन बिल बिल इफ पास बिकम्स लॉ, ठीक है, वो एक बिल हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव द प्रेसिडेंट you have to bring the bill or you have to bring something else? Resolution. So what is the difference in resolution? Resolution becomes act? No, resolution doesn't become act, bill becomes act, ठीक है। वो तो एक प्रस्ताव है और बिल बनता है कानून। तो resolutions। And then have you heard this word motions? Fine. So no confidence motion. Is it a motion or a resolution? Motion, जब बोल ही रहे सोच क्यों रहे हो, तो मोशन है। बट कैसे पता? ठीक है, तो एक ऐसे नोट करके लिखो, ठीक है। अब इसमें लिखो बिल, मोशंस, रेजोल्यूशंस आर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। जैसे क्वेश्चन एंड ये भी पार्लियामेंट्री डिवाइस, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस मतलब द वे और थ्रू विच पार्लियामेंट ऑपरेट्स, ओके। तो अब इसमें फर्स्ट है बिल, राइट। बिल व्हेन पास्ड
becomes an act or law. ठीक है, अब नेक्स्ट है मोशन. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखो, मोशन एंड रेजोल्यूशंस. मोशन एंड रेजोल्यूशंस आर नॉट बिल, they are meant to express the opinion of the house. जैसे this particular president stands impeached, is it a law? It is not a law in the opinion, तो वो बिल है. तो अब हमको मोशन एंड रेजोल्यूशन समझना है. ठीक है, तो अब इसके नीचे पहले लिखो 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 एवरी रेजोल्यूशन is a motion, but every motion is not a resolution. ठीक है, तो अब लिखो which motions are resolutions. ठीक है, तो इसमें एरो करके लिखो with respect to which there cannot be a substitute motion. ओके, अब इसका लिखो एग्जाम्पल. ठीक है, इन एग्जाम्पल यू कैन राइट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है, इज इट अ रेजोल्यूशन और मोशन? मोशन. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो सॉरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिखो. एक्चुअली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. नॉर्मली जो मोशंस लाए जाते हैं वो कौन लाता है? अपोजिशन. ठीक है, और मोशन इज अ वे टू स्टार्ट द डिबेट. फॉर एग्जाम्पल कट मोशन. कट मोशंस आर ब्रॉट बाय अपोजिशन. पर्पस इज टू स्टार्ट अ डिबेट. ओके, so when opposition brings motion, for example vote of no confidence, fine, the government can bring a substitute motion. That vote of confidence will become substitute motion because government has a majority, so substitute motion gets accepted. And if substitute motion does not get accepted, it means government doesn't have a majority. Then also no confidence. ठीक है, तो जिस मोशन के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट मोशन ला सकते हैं, ठीक है, उसको हम सिंपल मोशन वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा है लास्ट लाइन में? खत्म क्या? एग्जाम्पल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इसमें एरो करके लिखो लिखो राइट व्हेन अपोजिशन ब्रिंग्स द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रूलिंग पार्टी कैन ब्रिंग substitute motion. When opposition brings a vote of no confidence, ruling party brings substitute motion. You substitute that. We'll not talk on this, we'll talk on this.
substitute motion. Example, vote of confidence. ठीक है, तो नॉर्मली जैसे कट मोशन है या ये, तो डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन सब्स्टिट्यूट मोशन एंड नॉट ऑन मोशन, और ऑटोमेटिकली है दे डोंट हैव मेजॉरिटी, so there is only one motion which government brings, motion of thanks. Fine, तो वो हम पार्लियामेंट वाले उसमें करेंगे. तो ये मोशन हो गया. तो अब लिखो डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन, resolutions are those motions, या ऐसे लिखो, resolutions are substantive motions. Against which there cannot be any substitute motion. It means discussion will take place on that motion. उसी पे होगा. There won't be any substitute motion. Fine. तो what are the resolutions? Fine. तो motions, there can be other resolutions also as per parliamentary rule book, but the motions which are mentioned in the constitution is also an easy way to understand the resolutions. For example, the resolution for removal of president, there cannot be a substitute motion for it. Okay, this itself is considered as substantive motion. Is it clear? ठीक है, तो what is, लिखो, right? For example, impeachment of president. ठीक है, इसमें लिखो, ऐसे लिखो, राइट? देयर कैन बी अदर रेजोल्यूशंस as per the rules of procedure but a way to identify resolutions is that they are mentioned in the constitution. वो मोशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इवन फॉर रिमूवल ऑफ जज, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो तो है ही है, रूल ऑफ प्रोसीजर से कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि हर चीज को बिल नहीं समझना है. ठीक है, तो नाउ लेट अस कम टू आवर टॉपिक. Which topic I gave? I gave you to read amendment of the Constitution. Substantive motion होता है जिसका substitute नहीं लाया जाता, उसी के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा. Most probably जैसे adjournment motion है, वो अगर आता है तो उसका substitute नहीं आता है. ठीक है, तो खैर वो तो बाद में पार्लियामेंट में हम देखेंगे. तो I told you to read Article 368 or from Lakshmikant. You read the system of amendment. Do you have doubts? You have doubts. Tell me the doubts. The special majority. Constitutional amendment bill. Compulsory. Compulsory. Then there is no mention of time. So we can say that it is the principle of Pocket veto. It is application of pocket veto exists, absolute veto does not exist. ठीक है, और बाकियों ने पढ़ा नहीं.
लक्ष्मीकांत ने एक पार्लियामेंट्री एसेंट वर्ड मेंशन हुआ, तो मैंने उसका मीनिंग क्या है पार्लियामेंट्री एसेंट? पार्लियामेंट्री एसेंट जहां भी मेजॉरिटी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो दैट this bill is to be passed by parliament, where they have not mentioned the majority, it means simple majority, most probably this thing. Rest you all are confident about how the constitution is amended. 13 you have not understood. Okay, बाकियों कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो 4-5 लोगों का अलग से क्लास लेके कब जरूरत, जब फेडरल स्ट्रक्चर हो, ठीक है। Whenever any the prior assent of the president is required whenever any ordinary bill is brought in the parliament. But why is it not in the case of the आर्टिकल 368 में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। व्हाट, एक नोट करके एक और चीज लिख लो, लिखो व्हाट डज द टर्म प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट implies? इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि लोगों के पास रीजन रहता है कि मनी बिल प्रेसिडेंट कैन नॉट डिनाई द एसेंट। ये सेंटेंस सही है? ये गलत है, प्रेसिडेंट कैन डिनाई द एसेंट। लेकिन लोग रीजन देते हैं, शायद लक्ष्मीकांत में लिखा भी है, बिकॉज प्रेसिडेंट, द बिल इज ब्रॉट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बट ये नहीं है, जहां भी लिखा है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, द बिल हैज टू बी गवर्नमेंट बिल। लिखो जल्दी, इट मीन्स द बिल हैज टू बी अ गवर्नमेंट बिल, इट कैन नॉट बी अ प्राइवेट मेंबर बिल, इट कैन नॉट बी अ प्राइवेट मेंबर बिल। लिखो फॉर एग्जाम्पल, बजट is introduced only with the prior recommendation of president. Which means budget can be introduced only by government. Fine. Similarly, the bill for creation of new states require the prior recommendation. Creation of new states require the prior recommendation of president. Means it cannot be brought by private member. ये समझ में आ गया? प्रायर रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है, अगर सीएबी में नहीं लिखा है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इवन बाय प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो ये है क्यों, ऐसा क्यों है, या इसको इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इन अ कंपैरेटिव सेंस, इसमें लिखो कंपैरिजन विथ यूएसए।
कंपैरिजन विथ यूएसए लिखो। हाँ, मतलब हर गवर्नमेंट कौन होता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है। जैसे बीजेपी के कितने मेंबर्स है? 303 मान लो हैं, बट everyone is a minister? No. So those who are not ministers, they are private member. Even opposition party members are private member. तो बिल तो प्राइवेट मेंबर बिल भी आ सकता है, जैसे शशि थरूर ने बिल लाया ऑन ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल, ठीक है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ बिल्स ओनली गवर्नमेंट कैन ब्रिंग, तो उनको कहा जाता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं होती है, एंड प्रेसिडेंट इज जस्ट अ सिंबॉलिक और द नॉमिनल हेड। नाम प्रेसिडेंट का है, काम किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो जहां वेयर एवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज रिटन, what you have to study? Council of Minister headed by Prime Minister, ठीक है। तो उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसके नाम से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम नहीं ले रहे, प्रेसिडेंट के काम से हो रहा है। ऊपर से प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी भी है 361 में, ठीक है। तो इसका मतलब है इट इज ऑल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई चेक बैलेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता है। चेक एंड बैलेंस इज ओनली द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्टेड हेड in a democratic country, because president does not control. President of USA is very weak and prime minister is very strong, because president cannot get even his salary. So Indian prime minister controls the budget, but American president does not control the budget, ठीक है। इसी चीज को हम समझा रहे थे कि यूएस में there is a separation of powers. In USA, president is a member of US Congress. इतना डाउट क्यों? नहीं, क्यों नहीं है? Separation of powers. But in India, president is an integral part of parliament. Why we don't have separation of power between legislature and executive? So in USA, can any member of executive be a member of legislature? No. इसका मतलब है in USA, all members in legislature, they are private members. All are private members. So who will bring the bill in budget in USA? Private members, ठीक है। But here the bill will be brought by government, ठीक है। यही हम लिखाने वाले थे, या हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं? जिससे आपने कहा कि वहां पर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि it is because there is a coalition government, fine, and in India there will always be a possibility of coalition which weakens the position of prime minister. So you are going for becoming a presidential system. अब issue क्या है? Issue ये है that even if it is a presidential system in India, it will, who will be elected in parliament? Parliament में आज क्या है? Whose government is this? बीजेपी नहीं, एनडीए भी नहीं, मोदी सरकार। अब मोदी चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या कहीं हो,
तो मोदी के बेसिस पे बाकी लोग जीत रहे हैं, तो इट विल नॉट मेक डिफरेंस, दैट विल बी इंडियन ट्रेंड. इंडियन पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनैलिटीज. Nehru, you know the people by personalities, fine. That itself is a reason that even if in India you introduce simultaneous elections, it will not make any difference, because people do not know the name. You never vote for BJP because there are other people. You vote because there is a Smriti Irani. कुछ लोग करते होंगे जो जिनको सास भी कभी बहू सीरियल पसंद होगा, लेकिन स्मृति ईरानी के बेसिस पे थोड़ी तुम वोट करते हो, इवन इफ यू आर वोटिंग फॉर स्मृति ईरानी, फाइन. तो एक देयर इज अ वेरी बिग डिबेट whether simultaneous election will impact India's federal structure. No, fine, because it is always a personality fight. And India is not a real federation. So there is not always one argument. So formally president may lose power, but who will remain in that party without, if you will not agree with what president is saying? ठीक है. तो there is a formal politics, there is a informal politics. Okay. Anyway, now come back, लिखो comparison with USA. बजट बाय प्राइवेट मेंबर इंडिया में कोई मतलब भी नहीं है वैसे. मतलब हो ना हो, सिस्टम लिख दिया गया है, प्राइवेट मेंबर को आगाह कर दिया गया है, ऐसी जरूरत नहीं करनी. पैसे पर सारा मिनिस्टर क्यों बने हैं? ठीक है, पैसा वैसा यू कैन नॉट कंट्रोल द पर्स. टैक्स हम लगाएंगे है. मोदी जी हैं तो मुमकिन है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या मोदी जी से बड़ा है? नहीं. एक एंट्री नंबर 97 है यूनियन लिस्ट में, दैट इज आर रेजिडुअरी पावर. By the residuary power, you can call the Constituent Assembly and you can change the Constitution. वो तो सिंपल आप बुला सकते हो, by simple majority Constituent Assembly आ जाएगी. बहुत आसान है changing the Constitution. Fine. You can bring an ordinary law. You can make a Constituent Assembly. You can have 4-5 members. You can say Constituent Assembly will have only 5 members. ठीक है, तो अब वो 5 मेंबर्स कहेंगे कि ऑल पावर्स नाउ शिफ्टेड टू प्रेसिडेंट. ठीक है, और वो बिल बाकायदा पास होगा दोनों जगह, ऊपर से मीडिया में उसके फेवर में भी सब बातें भी आएंगी. ठीक है, और लोग कहेंगे हम तो वेट ही कर रहे थे, ये तो कब पहले ही हो जाना चाहिए था. तो इट इज सो इजी, डोंट वरी फॉर इट. कॉन्स्टिट्यूशन इतना मतलब पर्सन से बड़ा थोड़ी हो सकता है जिसके कारण देश है. आगे चलिए, अभी कंपैरिजन कर लो. यस, वो नहीं बताया जा सकता है. विच मोशंस आर रेजोल्यूशन बताया जा सकता है. समथिंग विच इज लिमिटेड यू कैन टेल. फाइन, यू कांट से विच आर मोशंस. अच्छा, वो मतलब यू वांट टू नो डेफिनेशन. ओके, रेजोल्यूशंस are those motions which are called as substantive motion. Means if it is brought, you have to discuss on that. लेकिन जो नॉर्मल मोशन है, जब वो लाए जाते हैं तो उनका सब्स्टिट्यूट मोशन कम्स. तो द मोशन फॉर विच देयर इज नो सब्स्टिट्यूट मोशन will be resolution. Now you have understood. We'll do it in Parliament. So now come to comparison. लिखो right. Since USA has presidential system, which means separation of powers
no member of executive can be a member of legislature. Hence, in USA, even the budget is introduced by private member. Full stop. फिर लिखो, in fact, all members of Congress, US Congress, are private members. All members of US Congress are private members because they are not member of executive. It's clear? So now come back to this amendment thing. तो इसके लिए पहले तो नेक्स्ट पेज पे पहले लिखो टॉपिक, या ऐसे, हाँ मतलब हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर से लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, क्यों कर ले जब बिना ओवरटर्न करके ही तुम एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, तो ओवरटर्न करके क्यों करना है? जो चीज पर्दे में आप मजे ले रहे हैं तो पब्लिक में खुद आओगे, जबरदस्ती के लिए फंसोगे ना. जब ऐसे ही सब सारा एंजॉयमेंट आप कर ही रहे हैं तो आपको फॉर्मल करने की क्या जरूरत है? वहीं पे है, विदाउट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स देयर कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी. ठीक है, वरना क्या होता है, अंधेर नगरी और चौपट राजा. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन द शोल्डर ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, तो सिटीजन्स जब तक अंधे हैं तब तक कुछ नहीं कर सकते. अंधे मतलब अकल के अंधे, ठीक है, means they don't have vision, and they are not enlightened. You are blind when you are not enlightened, when you do not have knowledge, so when you are ignorant. ठीक है, तो सिटीजन्स को इग्नोरेंट बना के रखना है, यही इस ऐसे ही रूल होता है. ओके, तो अब हम पहले अब आ जाते हैं इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. तो we can have, इसमें लिखो राइट, constitutions are categorized also as rigid and flexible. नहीं हुआ ना, हमको पता है, rigid and flexible. ठीक है, एंड द बेसिस इज, हाउ लिखो, बेसिस लिखो, द मेथड ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, अब इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, ऐसे या ऐसे क्वेश्चन लिखो, विच कॉन्स्टिट्यूशंस आर फ्लेक्सिबल. फाइन, तो राइट, लिखो राइट, नॉर्मली unwritten constitutions are flexible. ठीक है, फिर एक और से लिखते हैं, तो besides unwritten constitution, the constitutions
which do not provide for point number 1, fundamental rights. Point number 2, federal form of government. ठीक है, तो fundamental rights means you want some sanctity. Fundamental rights means democratic element. Federalism is system of government. So if a country has a federation and a country has a system of fundamental rights, the constitutions are rigid. Does it make sense to give fundamental right without a rigid constitution? And where constitutions can be changed like ordinary legal rights? No. So what necessitates a rigid constitution? If you want a system of fundamental rights, fine. So how fundamental rights differ from other rights? The other rights are ordinary legal rights. They can be changed easily. But fundamental rights are called as fundamental because they can't be changed. Otherwise, there was no need to call them as fundamental rights. So, which is the first written constitution? US. Which constitution is the first federal constitution? Which constitution for the first time gives fundamental rights? US. Which type of constitution it is? Rigid or flexible? Rigid. Because it is more than 260 years, fine, and there are only 27 amendments. Okay. Another, we can give example of Australia. So here, even ratification, like in India or in US, for amendment, ratification by states is needed. But Australia goes further, where ratification or referendum by the people is also needed. Fine. So rigid constitutions, there is a purpose. If you want to intend to give your people fundamental rights, you will go for rigid constitutions. Fine. So basically, these are all, it means normally the unitary systems, it is not that unitary form of government by default has to be flexible. Is it like that? It is not necessary. Because is it necessary that unitary form of government to have unwritten constitution? No. Okay. So rigidity of the constitution has some purpose. So written constitutions and unwritten constitutions. So written constitutions are normally supposed to be rigid. Fine. Because if there is no rigidity and government can change it at its will, there is no need to have a written constitution. They are supposed to be rigid. It is up to you to decide how much rigid. But for the sanctity of the rigid constitutions, for the sanctity of the written constitutions, there has to be rigidity. Okay. So what was the line before you wrote this? No. There is no, is there a relation between unitary system? सब चीज अलग अलग है. तो पहले तो एक फिर से इसको समझते हैं. ऐसे लिखो ऐसे लिखो flexible constitutions. Just understand that. Flexible constitutions dash करके लिखो unwritten constitutions.
ये सब प्राइमरीली है। कोई लिख के कह सकता है कि भाई पार्लियामेंट कर, मतलब नॉर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ रिटन बट इट इज नॉट कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। तो कोई नॉर्म नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉर्मली unwritten constitutions are flexible, they may not be also, sorry, so unwritten matlab written are not always rigid, fine, because it depends what you have written, but unwritten constitutions are flexible constitutions. Say that constitutions which have a lot of amendments are less rigid. ठीक है, पहले हम लोग कुछ पता नहीं क्या लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमको समझना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड बोथ फ्लेक्सिबल एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई सो, ठीक है। एंड प्राइमरीली इट इज रिजिड, बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इट इज मोर रिजिड और मोर फ्लेक्सिबल, इट इज मोर रिजिड, रिजिडिटी वाले प्रोविजंस ज्यादा हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाले प्रोविजंस कम है, ठीक है। तो पता नहीं ऊपर शायद कुछ गड़बड़ हुआ हो, हमें ये समझना है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस आर इजी टू अमेंड, ठीक है, बट इट इज द मीनिंग इजी टू अमेंड एंड नॉर्मली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर कुछ ऊपर डाउट है तो इसको फिर से लिखो, पहले लिखा है तुमने फ्लेक्सिबल, नॉर्मली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब इसी में एक एग्जाम्पल लिख दो, फॉर एग्जाम्पल Constitution of Britain is the most flexible constitution because constitutional provisions can be changed in the way ordinary bills are passed. So there is no difference in the procedure of passing an ordinary bill and the constitutional bill, ठीक है। अब लिखो राइट, लिखो इन ब्रिटेन because of unwritten constitution, the principle of इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एग्जिस्ट, अंडरलाइन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इट लिखो राइट, इट मीन्स देयर इज नो लिमिट on the power of parliament with respect to amendment of the constitution. ठीक है, इसी में लिखो राइट, इट इज
normally said that British Parliament can change everything except men into women or women into men. मतलब there is no limit, fine, what they cannot do. ठीक है, अंडरलाइन कर दो जरा एक वर्ड, नो लिमिट. कहीं नो लिमिट है ना, नो लिमिट के ऐसे एरो करके उसका एक और वर्ड लिखो. इट मीन्स नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ऑन पावर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इसको हम एक और लाइन लिखते हैं, एक और लिखो, वही चीज है लेकिन फिर भी लिखो. लिखो इट मीन्स पार्लियामेंट इज अनकंट्रोलेबल. पार्लियामेंट इज अनकंट्रोलेबल. जो मन में आए करे. ठीक है, तो पार्लियामेंट इज फ्री टू डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स. पार्लियामेंट इज अनकंट्रोलेबल. देखो राइट, इन इंडिया पंडित नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी, दोनों लोग ब्रिटेन में पढ़े थे. ठीक है, used to think that आंसर में नहीं लिखना, तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहे. used to think that parliament's power to amend the constitution is uncontrolled. फिर लिखो is uncontrolled, अंडरलाइन करो. means लिखो राइट, it means they believed that there were no implied or inherent restrictions on Parliament's power to amend the Constitution. बताओ, इतना लॉ पढ़े ऑक्सफोर्ड जाके और कहाँ और कारनामे दिखे, मतलब पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया. ठीक है, इनको ऐसा लगता था, ठीक है, अब किसी को भी कैसा लग सकता है कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अनलिमिटेड. दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट. ठीक है, तो अब इन्होंने ऐसे पढ़ाई की, लेकिन कानून की पढ़ाई की, लेकिन तुम लोग जैसे बिना समझ के की. ठीक है, तो इन्होंने अगर थोड़ा समझा होता तो ऐसे नहीं होता. तो अब पंडित नेहरू ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट और इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 31B. Article 31B does what? It
introduces the 9th schedule. ठीक है, एंड 9th शेड्यूल क्या होता है? ठीक है, तो 9th शेड्यूल इज कॉल्ड एज ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो व्हाट इज अ ब्लैक होल? इफ सम spacecraft goes in black hole, it disappears. ठीक है, so the 9th schedule means constitution disappears. Means our constitution is a very special constitution which has a provision to tell how can you do unconstitutional things. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल भी बनाया है जिससे आप सारे गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य कर सकते हैं. उसके लिए बस आपको ये कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले आओ, 9 शेड्यूल में डाल दो. 9 शेड्यूल में डालने के लिए आपको चाहिए अमेंडमेंट. इतनी मेजॉरिटी तो आप ले आ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. मतलब मोदी जी को मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज तक मिसयूज नहीं किया ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी. ठीक है, मतलब आई रिमेम्बर द डे व्हेन ही वाज इलेक्टेड एंड ही टुक द ओथ और सीधे शायद पार्लियामेंट का वो चरण छू के गए थे. ऐसा होना चाहिए देश का नेता. लेकिन अब ये जो गांधी परिवार था इन्होंने ऐसे कर दिया. मतलब दे कुड नॉट अंडरस्टैंड. ये डिफरेंस है. पंडित नेहरू स्टडीड लॉ, मोदी जी स्टडीड पॉलिटिकल साइंस, द मदर ऑफ लॉ. तो ही बिकेम द फादर ऑफ डेमोक्रेसी. उनको पता है कि असली आप क्या कर सकते हो. एक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं किया उन्होंने. ठीक है, तो पंडित नेहरू ने किया 31B, फिर इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट एक्ट which is called as the mini constitution and altered the very basic principles of the constitution. Means she assumed the powers of constituent assembly. Fine. So Indian constitution means they were thinking that there is a parliamentary sovereignty, but Supreme Court has defined, has explained that in a country with a written constitution there are inherent and implied limitations. You can't change the constitution to any extent. The constitution which has given power to you, you can't change that constitution itself. जिस constitution ने आपको amendment की power दी, उसी power को आप use करके क्या आप constitution ही बदल दोगे? फिर आपकी पावर का बेस क्या रहेगा? अगर वही फंडामेंटल लॉ ही नहीं है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग द थियरी? ठीक है, तो इन ब्रिटेन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. सो दिस क्वेश्चन केम, डिफरेंस इन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. सो इन इंडिया parliamentary supremacy exists, but not parliamentary sovereignty. So what is supremacy and sovereignty? Sovereignty is a power. Sovereignty means you can do anything. Fine. Whereas supremacy is you are supreme. So parliamentary supremacy will exist whenever there will be a dispute between the conventions and the statutory law. Parliamentary supremacy will exist whenever there will be a conflict between the personal laws
and the law made by Parliament. Parliamentary supremacy exists with respect to other branches of government. Means judiciary cannot intervene in the internal matters of Parliament. So parliamentary supremacy also exists with respect to the laws made in under 7th schedule list 1. ठीक है, इसके अलावा भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एग्जिस्ट बट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट. You all have understood sovereignty. Sovereignty is a power. Supremacy is not a power. Supremacy is only telling whose action will prevail. Who will prevail does not mean you can do anything. ठीक है, power to prevail does not mean you have anything. There is going to be inherent and implied limitations. Fine. So this concept, so in Britain, which principle exists? Parliamentary sovereignty, because there is no written constitution. It means in Britain also, between the conventions and the laws made by Parliament, which will work? Law made by Parliament. Parliament will be supreme. Fine. So is there any inherent or implied limitations on the Parliament's power in Britain? No. ठीक है. अब हम ये inherent or implied, why I am talking these terms? Because in the original constitution under Article 368 only procedure of amendment was given. Power of amendment was not mentioned. ठीक है. It means when there is a written constitution, you can't have uncontrollable power. The constitution which gives power to a parliament to amend it does not give power to the parliament to kill itself. कोई पागल ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने मान लो उसी को बनाया, हम उससे गए हम ही को मार दो. ठीक है, तो भाई दिमाग है कि नहीं है? डू यू हैव सम रीजन? वही जुडिशरी ने पूछा बेसिक स्ट्रक्चर में कि भाई आपको ये समझ तो आता है कि भाई आपने नकल से पास किया, वो अलग चीज, लेकिन तब समझ सकते हैं. लेकिन अगर अकल से पास किया है एग्जाम तो ये समझ में आना चाहिए. यू कांट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इटसेल्फ. हाउ कैन कॉन्स्टिट्यूशन टेल? एंड सो अमेंडमेंट इज नॉट रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन इंडिया देयर वॉज a confusion whether parliamentary sovereignty prevails or a constitutional sovereignty prevails. Fine. Now, when it was the time of Pandit Nehru and it was a Congress system, fine, and the party had the majority and Congress had that hegemony, there was no one to question. Fine. So constitution changed in a big way. Same happened with Indira Gandhi. ठीक है, तो 71 वॉर के बाद इंदिरा गांधी को बनाया गया देवी. अपोजिशन में वाजपेयी ने भी बोला दुर्गा देवी. ठीक है, अब देवी ने कुछ किया, ठीक है, तो देवी के अगेंस्ट जाओगे. इसीलिए हीरो वर्शिप, भक्ति कल्ट, ये सब इस भक्ति कल्ट इज इन सिंक विद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर? नो, बिकॉज यू कांट मेक पीपल गॉड. फाइन. सो एवरीवन हैज टू बी अंडर द लॉ. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. फाइन. सो judiciary, by the doctrine of basic structure, has made this thing very clear
that there are implied and inherent restrictions on parliament's power. Okay, so this doctrine, but where it is written, it is not written anywhere. ठीक है, the question is where parliament's overreach ends, judiciary's overreach begins. ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे कोई भी सही काम नहीं करता है. ठीक है, तो अब इशू ये है कि जुडिशरी, पहले पार्लियामेंट वाले अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ रहे थे. ठीक है, नाउ जुडिशरी हैज स्टार्टेड थिंकिंग हु गेव दिस पावर टू जुडिशरी. फाइन. सो द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर is not just about understanding. ये क्वेश्चन लिखो. तुम लोगों ने अलग से कोई लिस्ट बनाई क्वेश्चन की? अगर नहीं बनाओगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा. या हाँ, तो नहीं करनी ना, तो इसीलिए तो समझो सब गलत हुआ ना, तभी तो आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. अब नहीं आ रहा है, अब मोदी जी ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे. तो हम बता दें, तो वो तो हम नया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट कर रहे हैं ना. बट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट पुट अ परमानेंट स्टॉप ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. ठीक है, तो गुड थिंग्स ऑल्सो हैव टू गो. दिस वर्ड इज अ वर्ड ऑफ चेंज. अरे अब इतनी कहानी आगे नहीं जानी है, पहले कुछ क्वेश्चन रखो सोचने के लिए. एक दिन रखा करो, सोचेंगे उस दिन, कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, डू यू हैव दैट डे वेयर यू सिट एंड थिंक? लेकिन सोचोगे, घर वाले बोलेंगे पागल हो गए, बच्चा क्या हुआ, इसको हुआ क्या है. लेकिन एक सोचने वाला दिन रखो. पहले लिखो क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन नॉर्मली हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा, वही थोड़ी रिपीट होगा क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं. डू यू थिंक द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर not only establishes the limits on the amending power of parliament, it also helps in understanding the power struggle between legislature and judiciary. ठीक है, is there an unending legislative judicial struggle? So the thing is, judiciary has claimed the power. Fine, earlier parliament, so parliament claiming supremacy versus judiciary claiming supremacy. Which is better for you and why? तुम्हें ज्यादा पसंद क्या है, जुडिशरी की सुप्रीमेसी कि पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए जब तक मोदी जी हैं. ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्यों? बिकॉज योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर. तो टेक्निकली स्पीकिंग पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम, जुडिशरी शुड नॉट, बिकॉज इट इज लीस्ट अकाउंटेबल.
and least representative, and Indian judiciary is also the least, or you can say very elitist in its composition. Technically अगर वेट ज्यादा होना चाहिए तो पार्लियामेंट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आपका क्राइटेरिया डेमोक्रेसी है, ठीक है, बट इन केस ऑफ इंडिया दैट इज ऑल्सो नॉट वर्केबल because parliament is also not representative. ठीक है, तो do you think that parliament adequately represent the different sections of the society? No. Parliamentary supremacy can be accepted subject to the condition we do not have majoritarian model of democracy. Fine. So to end the majoritarian model of democracy, the first and foremost thing is to introduce the proportional representation. अगर proportional representation हो, constituent assembly was constituted by which method? Simple majority or proportional? Proportional. जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो उस समय आप क्लेम कर सकते हैं, आधा प्रिंसिपल ये वाला आधा वो वाला ऐसे नहीं चल सकता है, ठीक है। तो जुडिशरी कैन ऑल्सो क्लेम, बिकॉज इन सम कंट्रीज जुडिशरी इज रिप्रेजेंटेटिव, इन सर्टेन कंट्रीज लाइक यूएसए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इट मीन्स देयर आर सर्टेन इश्यूज इन द सिस्टम that needs to be addressed. So when judiciary assert, then also there will be problems. When parliament asserts its power, then because there are some fundamental problems. The most important is you have to change, you have to go for electoral reforms. And the first thing is you have to change the system of elections. ठीक है, आ गया समझ में थोड़ा बहुत? चलो, तो फिलहाल come back to the basics. And what is that? अगर constituent assembly के जब खुद एक proportional representative वहाँ पे जब बैठे तो ना why did they choose this majoritarian? क्यों? क्योंकि constituent assembly was a one man show and that one man was Nehru. ठीक है, अब नेहरू का दिमाग खराब था कि उसी दिन द मूवमेंट ये होता प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या कांग्रेस सिस्टम होता? नहीं होता ना, अपने सिर पे क्यों कोई खिलाड़ी मारेगा, ठीक है। नेहरू थे लॉयर, तो ठीक है, तो उनको पता था ना ये सब सिस्टम, तो ही गेव अदर रीजंस विच यू ऑल्सो नो. Why simple majority? Because India was, people were not literate, they could not vote, they could not understand the proportional representation. Fine. So excuses, there was a scope to create an excuse and let these excuses appear democratic. ठीक है, plebiscite is the wrong thing. Plebiscite is what? Plebiscite is the very non-serious exercise. Let's not talk about plebiscite. You can't give power directly to the people who are not properly educated. So in USA, what US president? People vote for the representatives and then representatives vote for the president. ठीक है, you have to understand other systems. लेकिन अभी हम यहीं पे रहते हैं. What is the last thing? Okay, question तुमने लिखा है, ठीक है, but हम लोग concept of parliamentary sovereignty you have understood. So in Britain we have a concept of parliamentary sovereignty, means uncontrollable scenario. ठीक है, आप next paragraph में लिखो right, फिर लिखो ordinarily
countries with unitary form of government adopt flexible system of amendment. एग्जाम्पल लिखो ब्रिटेन, ठीक है। अब ऑर्डिनरीली बोला है, ऑर्डिनरीली सर्किल करो। तो एकदम क्वेश्चन देख के प्रीलिम्स में तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम देके सॉल्व करना है, ठीक है। ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरीली का लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो, फिर लिखो राइट, इट इज नॉट नेसेसरी because we can give example of France. Right? France is a unitary system, but extremely rigid constitution. Underline extremely rigid. देखो right, where amendment is also will also require ratification by the people. अब एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट लिखो, ऑल यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस are necessarily flexible. Right or wrong? Wrong. लिखो wrong. अभी बताया फ्रांस वाला। फिर एक और क्वेश्चन लिखो, all unwritten constitutions are necessarily flexible. Right or wrong? Right. ठीक है। एक और स्टेटमेंट लिखो, ऑल यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस आर अनरिटन। फॉल्स, रॉन्ग। all unitary constitutions are unwritten. तो रॉन्ग है ना ये तो स्टेटमेंट। तो यू हैव टू सी, इसमें बस सिंपलिस्टिक नहीं लिखना है, ठीक है। एक और ऐसे क्वेश्चन लिख लो, जैसे जस्ट लिखो राइट, क्वेश्चन लिखो राइट, वेदर देयर इज अ system of fundamental rights in Britain. Answer is no. No. फिर लिखो राइट, in Britain people have either A, customary rights, B, legal rights.
अंडरलाइन करो लीगल राइट्स, या दोनों को ही हम कर सकते हैं. लिखो राइट. इट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन चेंज the rights of the people to any extent is it true? अब एक स्टेटमेंट लिखो और इसको बताओ. लिखो राइट. ट्रू और फॉल्स बताओ. लिखो राइट. देयर आर नो लिमिटेशंस on the amending power of parliament in India. In India with respect to any of the fundamental rights. False. फॉल्स है. अब एक और क्वेश्चन लिखो. कैन पार्लियामेंट इन इंडिया amend any of the fundamental rights? Yes. क्यों नहीं? They can amend. क्यों नहीं amend कर सकते हैं? हमने कहा है कि एब्रोगेट, अमेंड तो कर सकते हैं ना. Britain is given so unprecedented power. ट्रेडिशन है उनका. उनको पता है कि ब्रिटिश बिलीव इन ट्रेडिशंस, तो ट्रेडिशन उनका पॉलिटिकल कल्चर इज अ चेक. मतलब सिर्फ ब्रिटेन में है या फिर और भी कंट्री में? और में नहीं, ब्रिटेन में ही है. क्यों नहीं कर सकते? अमेंड का मतलब क्या होता है? चेंज कर सकते हैं. अब्रोगेट थोड़ी कह रहे हैं. ठीक है, सारे नहीं कर सकते हैं. सम राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14, 19, 21, 32 सारे. एब्रोगेशन अलग चीज है, अमेंडमेंट. एक और क्वेश्चन लिख लो इसमें. लिखो राइट. लिखो राइट. इन इंडिया पार्लियामेंट कैन abridge, ABRIDGE, abridge or abrogate any of the rights? Answer is yes. लिखो yes करके लिखो, but it is a half truth. ठीक है. Yes, comma, subject to the condition it does not destroy the basic structure. अब इसका लिखते हैं एग्जाम्पल. राइट. फॉर एग्जाम्पल by 44th Amendment Act, by BY. For example, by 44th Amendment Act, right to property was abrogated. 1978.
was abrogated because and was abrogated, ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, लिखो राइट, बिकॉज तो नहीं, ऐसे लिखो, लिखो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल because right to property was not a part of basic structure. Is socialism a part of basic structure? Yes. ठीक है, ये नहीं है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. अब इसी में लिखो राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउएवर पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड आर्टिकल 14, 19, 21, 32, but they cannot be amended to the extent that it destroys the basic structure. आप बढ़ा तो सकते हो, एडिशन यहां पे ऐसे नोट करके लिखो, लिखो राइट, लिखो राइट. अमेंडमेंट इंप्लाइज एडिशन कॉमा alteration and repeal. रिपील भी कर सकते हैं. अमेंडमेंट का मतलब है हटा सकते हैं, तो सारा चीजें ऐसे नहीं, जैसे हो सकता है कि आर्टिकल 19 पूरा ही हटा दें, ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उससे ज्यादा कोई बढ़िया सा राइट टू फ्रीडम वाला ले आए. इशू आर्टिकल पर नहीं है, यू हैव टू सी द बेसिक स्ट्रक्चर. डेमोक्रेसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाय अमेंडिंग आर यू स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी और यू आर टेकिंग अवे द डेमोक्रेसी? तो ये थोड़ा वेग है, अब अभी हम लोग वैसे करेंगे. तो वी हैव अंडरस्टूड दैट normally unitary systems, unwrittens are flexibles, but it is not necessary. लेकिन we have to understand in context of Indian Constitution. ठीक है, तो Indian Constitution represent a combination, golden mean of flexible as well as rigid constitution. ठीक है, तो अब एक ऐसे लिखो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस लिखो पहले. अमेंड मतलब बदल सकते हो, ओनली अमेंड कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. यानी कि इसमें आपको कोई बदलाव चाहिए वो करिए, लेकिन ये जो भी बदलाव आप एवरेज भी कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर. अमेंड तो इनको भी कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट ऐसे नहीं कर सकते हो कि ये एवरेज हो जाए या एब्रोगेट हो जाए या बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए. यानी अमेंड बाय एडिशन तो कर ही सकते हो, ठीक है, अमेंडमेंट इज बाय एडिशन ऑल्सो. खैर इसको छोड़ दो, अगर ज्यादा नहीं आ रहा है, अभी बाद में आएगा. आप पहले भी बेसिक चीज कराते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस.
कम करना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, या पॉइंट नंबर 1 पहले लिखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ordinarily rigid. फिर लिखो राइट, if they are not made rigid, there is no point having a written constitution. अब लिखो, why constitution should be rigid. एक और क्वेश्चन लिखो, rigid constitutions ensure rule of law, yes or no? Yes, rigid constitution requires rule of, मतलब country with a democracy and a rule of law should have written constitutions, because otherwise parliament will become uncontrollable. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि why constitutions should be rigid, otherwise there is no point having the written constitution. but अगर ये है क्वेश्चन why constitution should be rigid, इसका एरो करके लिखो, इसके रीजंस लिखो। पहला लिखो, rigid constitutions ensure that constitution does not become plaything in the hands of plaything, खिलौना नहीं, should not become plaything in the hands of government. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो राइट, rigidity of the constitution brings confidence in the system. ठीक है, अंडरलाइन करो, कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। किसको चाहिए कॉन्फिडेंस? पॉइंट नंबर 1, सिटीजन्स। ठीक है, तो पीपुल ऑल्सो नीड दैट देयर इज सम परमानेंस इन द सिस्टम। और सेकेंड, इंटरनेशनल कम्युनिटी। ब्रैकेट में लिख दो, डिप्लोमैटिक, business community. You can't say today we have right to property, someone has invested money. Fine, कोई FDI आया, कल कह दो कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स विल नॉट कम। फाइन, सो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is not just a political necessity for rule of law, it is also an economic necessity to give faith, confidence in the longevity of the system that has to be there. Okay, इसके अलावा एक और लिख सकते हो, लिखो राइट, it is said that constitutions are not
written with ink, comma, they are written with blood. They are written with blood. Normally written with blood underline करो. देखो right. Normally the constitutions are product of revolutions and it is not so easy to get consensus from different sections on fundamental principles. ठीक है. अब लिखो राइट. वी हैव सीन द एक्सपीरियंस ऑफ नेपाल. लिखो राइट. वी हैव सीन द एक्सपीरियंस ऑफ नेपाल. हाउ डिफिकल्ट it is to write a constitution which generates consensus जो सारे लोग मान लें. Presently, if you will sit and write Indian Constitution, there will be another bloodshed. ठीक है. There will be another 3-4 partitions. तो इसलिए एक ऐसा चीज you should not question the legitimacy. ठीक है. And constitutions should be reflecting the consensus. Okay. Consensus on what? Can there be a consensus on each and every minute things? So consensus on fundamental principles. ठीक है. तो एक क्वेश्चन लिखो. लिखो राइट. Constitutions should be passed by consensus or by majority. Constitutions should be passed by consensus or by majority. क्या कहा जाता है? आप जो खुद ना समझ में आए दिमाग से उसको दिल से आवाज सुनिए. Develop the habit of listening to your soul. Consensus से. ठीक है. Not by majority. ठीक है. इसको क्यों बता रहे हैं? इसमें मेजॉरिटी अंडरलाइन करो. कंसेंसस भी कर लो अंडरलाइन. ठीक है. अब एरो करके लिखो. लिखो राइट. डिस्पाइट. इसका मतलब समझो हम क्यों समझा रहे हैं. लिखो राइट. डिस्पाइट बीइंग such a diverse country, Indian Constitution endured comma because Constituent Assembly ensured that its provisions are passed by consensus
ठीक है, फुल स्टॉप, फिर लिखो राइट, ऐसे लिखो राइट, दो सम ऑफ द प्रोविजंस वेयर ऑल्सो वोटेड बट वेरी फ्यू, दो सम ऑफ द provisions were voted but very few, primarily consensus. You know consensus? Consensus मतलब सर्वसम्मति से, ठीक है, consensus. अब लिखो how to get मतलब what is the procedure, देखो what is the procedure to get consensus. कंसेंसस कैसे आती है, कैसे आती है? इस नेगोशिएशन इज अ रॉन्ग वर्ड, बाय डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन लिखो, बाय डेलिब्रेशन, एक डेलिब्रेशन, गलत हो रही है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी लीड्स टू कॉन्सोसिएशनल मॉडल, डेलिब्रेशन से आती है कंसेंसस, ठीक है, वाद विवाद संवाद, संवाद कीजिए, मन की बात कीजिए, लोगों को बोलने दीजिए, तब जाकर के कंसेंसस आती है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट तब तक होता है टिल द टाइम वी डोंट नो व्हाट वी एक्चुअली वांट, बिकॉज ट्रुथ इज वन, ठीक है, एंड ट्रुथ इज इनसाइड, एंड व्हेन यू गो फॉर डिबेट you reach to the truth to understand the correct. सही और गलत में वो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी है, लेकिन हमें सही कुछ गलत चीज सही लगती है, क्यों? क्योंकि हमें सही से पता नहीं होता है। तो इसलिए जब हम डेलिब्रेशन, जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तुमको कुछ पता होता है, फिर आई ट्राई टू क्रिएट अ डाउट, ठीक है, तब तुमको लगता है नहीं नहीं, तो फिर तुम सही पहुंचते हो ना। तो जब ये डेलिब्रेशन नहीं होगा, इफ आई कम एंड जस्ट से कीप ऑन राइटिंग दिस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो डेलिब्रेशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the method of deliberation. So it was deliberative in nature, and for that they developed, the idea was that they should develop consensus, because only a consensus document can have legitimacy, वरना लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लोगों को लगेगा कि जैसे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मत लो, लेकिन उसको बोलने का मौका दो, ठीक है। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होता है, एथिक्स में आप पढ़ेंगे डिस्कोर्स एथिक्स होता है, बोलने का मौका देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज साइकोलॉजिकली पर्सन विल गेट व्हाट, क्या हो जाएगा इंसान में, दैट पर्सन विल गेट इम्पैक्टेड, वो और नेगेटिव चीजें करेगा। दैट्स द बेसिस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लीड्स शुड बी डेलिब्रेटिव। अब डेलिब्रेटिव के अलावा कौन सी डेमोक्रेसी होती है? वो होती है मेजॉरिटेरियन, यानी कि आपने डिबेट नहीं की और आपने बिल पास कर दिया बिकॉज आपके पास मेजॉरिटी है, ठीक है। तो व्हाट इज रियल डेमोक्रेसी? विच इज रियल डेमोक्रेसी? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर डेलिब्रेशन, otherwise it is just a majoritarian. Which type of democracy we are having? Imagine if parliament will not be working, how can you have deliberative democracy? Have you understood this? So constituent assembly in India, our constitution endured because it has been a consensus document. And how constituent assembly arrived at consensus? By deliberations, ठीक है। तो everyone's voice
and everyone reached to a right argument. Okay, इतना हो गया कंसेंसस डेलिब्रेशन. तो इसी वो डेलिब्रेटिव थी असेंबली. ठीक है, अब इसी में लिखो राइट ऑन द कॉन्ट्ररी द वे Constitution of Nepal, on the contrary, the way Constitution of Nepal was adopted was by majority vote. इसी में लिखो राइट, that is why even after adoption of the constitution, protests continued. Protests continued in Nepal because minority was not given any voice, etc. ठीक है, it means Nepal continued to suffer instability. If there will be instability, obviously poverty, underdevelopment, people will not come and invest. So it is all about stability. सही तरीका क्या है, consensus होना चाहिए. ठीक है. Now why do we have to have rigid constitution, also not so easily amendable? Because of federalism. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं. लिखो राइट, ऐसे लिखो राइट, वेदर इट इज एसेंशियल for federal political system to have written constitution. Is written constitution an essential feature of federalism? Answer is yes. लिखो राइट, yes. ठीक है, अब लिखो why, क्यों होना चाहिए. लिखो राइट, बिकॉज द टर्म फेडरलिज्म comes from the Latin word fidus, which means government by contract. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है. ठीक है, समझौता से भी ज्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय पेपर. गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट ही है, मतलब एक समझौता या एक एग्रीमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन वो एग्रीमेंट पेपर होता है. ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट वेयर different states they come together and they write the principles. This will be a power of parliament, central government. This will be a power of states. तो federalism में what is the essential characteristic of federal form of government? Government will be by contract, means written constitution. ये आया समझ में क्या? इसमें लिखो राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट. which defines
the jurisdiction of federal government, फेडरल मतलब सेंटर, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, राइट, सिंस देयर कैन बी a difference of opinion with respect to the interpretation। इंडिया में सिंपल कह दे, मान लो लिस्ट है, तो विद रेस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, कौन स्टेट के पास रहेगा, कौन सेंटर के पास, रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, हेंस अ न्यूट्रल आर्बिटर, हेंस अ न्यूट्रल आर्बिटर will be needed। अंडरलाइन करो न्यूट्रल आर्बिटर। आर्बिटर क्या करता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। न्यूट्रल आर्बिटर डैश करके लिखो, फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया Supreme Court is the neutral arbiter in center and state disputes। ब्रैकेट में लिख दो आर्टिकल 131। ठीक है, इसी को थोड़ा और लिखते हैं। दस सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नॉट जस्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इट इज ऑल्सो द फेडरल कोर्ट। ठीक है, अंडरलाइन करो फेडरल कोर्ट। विच एक्ट क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट? हाँ, फेडरल कोर्ट एरो करके लिखो, इसमें लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एम्ड एट इंट्रोडक्शन ऑफ federal form of government and created the federal court। ठीक है, फिर लिखो राइट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या ऐसे लिखो द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल कोर्ट has been transferred to the Supreme Court। जो फेडरल कोर्ट बनाया था उसका पावर इनको भी दे दी गई है। इसके लिए रेफरेंस आर्टिकल लिखो 135, आर्टिकल 135 में। सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी नेसेसरली अ फेडरल कोर्ट नहीं, अपने यहां दे दी गई है वो पावर। वी कुड हैव क्रिएटेड अनदर इंस्टीट्यूशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट्स, वो भी हो सकता था,
जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो राइट, इज सुप्रीम कोर्ट अ गार्डियन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? लिखो यस, फिर इसी में लिखो, इसको थोड़ा और सब्सटैंशिएट करते हैं, लिखो इन SR बोम्मई केस, SR बोम्मई केस 1994, comma, as a guardian of federalism, Supreme Court declared federalism as a part of basic structure and issued guidelines to prevent the misuse of Article 356। ठीक है, इसका मतलब यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस आर सपोज टू बी रिजिड। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन लिखो, इसको और समझो, लिखो राइट, लिखो राइट, इज, ऐसे लिखो, इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सपोज टू बी रिजिड? Answer is yes, but why? लिखो right, why? To maintain the confidence of the federating units in the system। ठीक है, वरना वो फेडरेशन में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। अब ऐसे लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो राइट, वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? इसका तो सिंपल एक आंसर लिख दो, है पता है फेडरल है अपना, यस। फिर इसी में एक और लिखो, लिखो राइट, वेदर द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट as given in Article 368 is in accordance to the principles of Federal Constitution? Right, yes। इसमें एक्सप्लेनेशन लिखो, लिखो, अभी ये सब हम बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले थोड़े क्वेश्चन पहले समझो कि समझना क्या है। ठीक है, तो लिखो राइट, लिखो राइट, एज फार एज द अमेंडमेंट ऑफ फेडरल फीचर्स
are concerned or those provisions where states have stakes, stakes, stakes. For example, स्टेक, STAKE, जिसमें उनका कोई संबंध है, स्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल ए लिखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स को क्यों रोल दिया गया? ये थोड़ी क्या 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 इसलिए दिया गया कि हमारा फेडरलिज्म, अभी मतलब मैं सिर्फ बता रही हूँ ये सब, ये मत समझना हमको पता नहीं है और ये सब क्या चल रहा है, ठीक है? तो दैट आई विल टेल, बट पहले आई बिलीव इन क्रिएटिंग माहौल, ठीक है, कि हमें जानना क्या है, ठीक है? इसलिए थोड़ा थोड़ा माहौल से भी कुछ कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हमारा फेडरलिज्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पर यूनियन प्रिवेल कर देता है कहीं कहीं स्टेट पर, यानी कि जैसे स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. इट मींस president should be representative of states. States should have confidence in the person who is going through their bill, ठीक है? तो जहां पर stakes हो, दूसरा stakes का एग्जाम्पल लिखते हैं बी, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? इलेक्शन कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि, मतलब चीजें, इसी को कहते हैं शिष्टता, शिष्टाचार के नाते माना जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो गलत नहीं करेगा. एक और एग्जांपल लिखो पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो स्टेट्स हैव अ स्टेक्स, हाई कोर्ट में क्या जरूरत थी? हाई कोर्ट के पावर में स्टेट्स को क्या, स्टेट है अपना हाई कोर्ट है, बिकॉज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब फाइनली, ठीक है? तो हर चीज का एक लॉजिक है, कॉन्स्टिट्यूशन को लॉजिक से हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा है लास्ट में? नहीं, मतलब क्वेश्चन याद है, रिजिडिटी यू हैव रिटन. तो जैसे एज फार एज द, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को केवल फेडरल प्रोविजंस से देखो, तो फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने का जो सिस्टम है, इज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट शुड बी देयर इन फेडरलिज्म? इज इट रिजिड? इट इज वेरी रिजिड, ठीक है? तो जब कोई भी फेडरल रिलेटेड प्रोविजन चेंज किया जाता है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशंस process of amendment is very rigid wherever states have a stake, and whenever we talk about the federal system of government. ये आ गया समझ में? ठीक है, अब एक और लिखो क्वेश्चन. वो भी बता देंगे, मतलब अभी जैसे फॉर्मेशन छोड़ो, लेकिन स्टेट तो है, जहां भी स्टेट्स के स्टेट्स हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है. हाँ,
प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म भी हम बता देंगे, लेकिन अभी ऐसे इतना आसानी से नहीं आता वो सब, तो पूरा समझना पड़ेगा हमारा फेडरलिज्म कैसा है। अभी तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, थोड़ा जैसे समझ में आए ऑफ प्रोसीजर, और उसको आप जस्टिफाई कर पाए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इसको किसी से पूछो तो सिंपल पूछो उससे कि क्यों है, तो वो ये बताता है बिकॉज सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इजिली एंड सम रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन आंसर ये होना चाहिए बिकॉज इट इज रिजिड, बिकॉज वी आर फेडरल सिस्टम। इट इज रिजिड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल राइट्स। देन द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल। आंसर ये नहीं है कि because it can be changed. Reason दो ना, why it is made flexible, why it is made flexible and where it is flexible. Flexible कहां पे है वो? Flexible है ट्रांजिशनल प्रोविजंस में, ठीक है। जैसे सिटीजनशिप लॉस थे, टाइम ऑफ पार्टीशन था, तो उस समय आपने जो लॉ बनाए वो तो ट्रांजिशनल थे, ओके। या जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन तो ट्रांजिशनल था, इसीलिए जो चेंज है वो तो बाकी जगह तो पार्लियामेंट से हो सकता है, यहां तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो जाएगा। तो जिन चीजों में चेंज होना ही होना है, ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर से, तो हर चीज बहुत लॉजिकली की गई है। तो विच थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स, तो द टाइप ऑफ स्टेट्स द वे ही आस्क्ड, दैट वाज नॉट, वी एवरीवन न्यू दैट वी हैव टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। इफ समथिंग should have been done earlier because of political reasons it was not possible, तो ये चीजें तो वैसे ही बदलनी थी। और यहां पर स्टेट डिडंट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस द वे स्टेट्स हैड इन यूएस, तो यहां तो सेंटर हैज क्रिएटेड द स्टेट्स। तो देयर इज अ सिंपल प्रोसेस। तो the things which can be changed by simple majority are of transitional nature, which were to be changed at earliest and which in no way impact the democratic nature of the constitution or the federal nature of the constitution. So Indian constitution reflects a very pragmatic approach. We have not tied us with any principles. Fine. So whatever was workable for the country, that we have done. ठीक है, तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ पता नहीं था, बट हम बेसिक्स करेंगे। तो कल रोहित सर एक लिस्ट लिखो के, कल तो ज्योग्राफी क्लास है आपका, कल इनको एक लिस्ट लिखानी है कि I will give you the list, but class में लिखा देना where simple constitution is amended by simple majority, where constitution requires ratification by the states. इसकी एक लिस्ट इनके पास होनी चाहिए। तुम लोग के पास लक्ष्मीकांत या कुछ है? अगर नहीं भी है तो मैं टिक कर दूंगी। इनको वो बता देना कि जो अमेंडमेंट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे मैच द कॉलम वॉलम आ सकता है, वो 3 एक लिस्ट का वर्क करा के रखना, ठीक है। थैंक यू। Yes, someone has submitted एक भारत श्रेष्ठ भारत नोट्स। किसने दिया? नहीं, मेरे टेबल पे 25 नंबर में किसने दिया? किसको दिया आपने?
अच्छा, उन्हें दिया है। किसी ने टेबल पर रखा था, वो इंसान है यहाँ पे? कल बता देंगे, उन्हीं को देना है नोट्स, ठीक है? किसको देना है, क्योंकि वहां पे ऐसे फिर वो खो जाएगा। किसी की कॉपी है, उसमें नाम भी नहीं लिखा है। तुमने तो मैम को दिया होगा, वहां पे 25 नंबर में कोई डेस्क पर कॉपी रखे गया है, तो ऐसे नहीं, या तो किसी को देना है वरना पता नहीं चलेगा, ठीक है? कल इनको थोड़ा सा बता देना किसको किसको क्या देना है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ वहां से। हाँ,